हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड और इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि चैप्टर नंबर थर्ड और चैप्टर नंबर फोर्थ जो है, चैप्टर नंबर थर्ड लीनियर इक्वेशंस है और चैप्टर नंबर फोर्थ जो है आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो ये दोनों के दोनों का इंट्रोडक्शन भी इसी में कवर होता है। तो पॉलिनोमियल को बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने कहा है कि अगर आपको अपने 2022 एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपको जिस वे से समझाऊंगा, पहले वो सीखना है आपको, साथ साथ क्वेश्चंस जो मैं दूंगा वो क्वेश्चंस भी करने हैं। आज की क्लास में मैं सिर्फ पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं, तो आप बहुत ध्यान से उस सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे जो पॉलिनोमियल्स में हो सकते हैं। इस एक्सरसाइज में अगर हम इस चैप्टर में अगर हम देखें तो 4 एक्सरसाइज दे रखी हैं। एक फोर्थ जो एक्सरसाइज वो ऑप्शनल होती है, बट इस बार कंपलसरी सभी को करनी होगी, मैं सभी को कराऊंगा। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज वाइज अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं। एनसीईआरटी अगर खोल के देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ लिंक होगा जो कि चैप्टर नंबर सेकंड एनसीईआरटी का होगा, तो आप उसे जाके पहले डाउनलोड करिए एंड देन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं पॉलिनोमियल से स्टार्ट करता हूं। पॉलिनोमियल में क्या दिया है स्टार्टिंग में, एनसीईआरटी में क्या दिया है, तो एनसीईआरटी में इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले बोला है लीनियर, देन उसके बाद बोला है क्वाड्रेटिक, एंड देन लास्ट में बोला है क्यूबिक। यानी कि पॉलिनोमियल को मेनली 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। हम अगर पॉलिनोमियल को हिंदी में समझे तो हिंदी में इसे कहते हैं बहुपद। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी साथ साथ देखते जाएं, बहुपद बोलते हैं इसे हिंदी में। बहु मतलब बहुत सारे, जैसे कि पॉली का मतलब मैनी एंड पद का मतलब होता है स्टेप्स, टर्म्स। ठीक है, तो यहां पर आप पॉलिनोमियल्स की टर्म्स को कैसे समझेंगे। लीनियर जिसे हम रैखिक बोलते हैं, रैखिक। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात या द्विघाती, और क्यूबिक मतलब त्रिघाती। ओके, यानी कि 3 घात, 2 घात और इसमें एक ही घात होती है, तो इसे रैखिक बोलते हैं। ठीक है, तो आपने समझना है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी खोलते हैं तो उसके फ्रंट पेज पर ही आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अच्छा, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, लीनियर का एक चैप्टर दे रखा है। मैंने कहा चैप्टर नंबर थर्ड जो है वो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, तो इस लीनियर के बारे में यहां समझाया है लीनियर पॉलिनोमियल में, फिर वहां पर लीनियर इक्वेशन समझाई जाएगी। पूरा चैप्टर है, बहुत अच्छा से एक्सप्रेस किया गया है। उसके बाद क्वाड्रेटिक जो है, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और चैप्टर नंबर 4 जब आप पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो टर्म्स, जो बेसिक रूल इसमें यहां पर भी दिए हैं वही एक्सटेंड हो जाएंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो हो गया ना इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्यूबिक के लिए कोई चैप्टर नहीं दे रखा, तो क्यूबिक को यहीं पर समझना है और ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, तो फिलहाल हम अगर पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करें तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, समझ में आता है। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स में कौन सी टर्म्स आती है, तो इससे पहले आपको समझना होगा कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ये बेसिक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट, ये आपको 2 टर्म्स जरूर मिलेंगी यहां पॉलिनोमियल्स के अंदर, तीनों में। क्या, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो मैं आपको बता देता हूं, वेरिएबल जैसे नाम से ही पता लग रहा है, वेरिएबल उसे कहते हैं जो परिवर्तित होता रहता है। हिंदी में इसे चर बोला जाता है। इसे हिंदी में भी आप जरूर लिखिएगा, या जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो हिंदी में समझेंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स तो इंग्लिश में ही लिखेंगे और इंग्लिश में ही समझेंगे। ठीक है, तो इसे हिंदी में बोलते हैं चर, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट को अचर। अचार नहीं लिखा हुआ, ये अचर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर चर यानी कि वेरिएबल और अचर मतलब कांस्टेंट, ये 2 टर्म्स होती हैं। वेरिएबल वो होगा जो बदलता रहता है, और कांस्टेंट वो होगा जो फिक्स होता है। कहते हैं ना कि भाई ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या, कि वो फिक्स है, वो बदलेगा नहीं, वो परिवर्तित नहीं होगा, और जो परिवर्तित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। कितना सिंपल है। तो अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो जो हमारे पास इतने सारे न्यूमेरिक्स होते हैं, इतने सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे पास, बहुत सारे डिजिट्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, वो सारे के सारे न्यूमेरिक डिजिट्स में से
एक नंबर को मैं अगर एग्जांपल के तौर पर लिखूं तो 4 लिख दिया मैंने। अब 4 एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि 4 कभी भी 3 नहीं हो सकता। 4 अगर आ गया तो 4 2 नहीं हो सकता। 4 अगर आ गया तो 4.1 भी नहीं हो सकता। 4 अपना एक्चुअल एग्जिस्टेंस रखता है, तो इसलिए इसे कांस्टेंट बोला जाता है और ये बदल नहीं सकता। लेकिन अगर मैं इसी जगह पर वेरिएबल में एक टर्म लिखूं और ये भी एक नंबर बताऊं और वो x लिख लूं, x मतलब अननोन वैल्यू, अलजेब्रा का पार्ट है ऑफ कोर्स। अननोन वैल्यू मींस कि इसके बारे में हमें नहीं पता है कि क्या होगा, बट हां इसकी जगह पर कोई संख्या आएगी ये हमें पता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो x है, समटाइम्स x की वैल्यू 1 हो सकती है, समटाइम्स किसी क्वेश्चन में x की दो वैल्यूज हो सकती है, जैसे कि x की वैल्यू की जगह पर आपका आंसर 1 आ जाए तो x इज इक्वल टू 1। समटाइम्स किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, यानी कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर्स हो सकते हैं, x की दो डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, और समटाइम्स x की वैल्यू इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो फिक्स नहीं है, क्या आएगा, ये एक वेरिएबल है। सो दैट्स व्हाई वेरिएबल और कांस्टेंट में आपको बिल्कुल क्लियर फर्क पता होना चाहिए। कांस्टेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। एब्सोल्यूट कांस्टेंट जैसे कि न्यूमेरिक के कांस्टेंट है, 1 2 3 4 माइनस में या डेसिमल्स में या फिर आपको फ्रैक्शन में दे रखे होंगे। लेकिन अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करें तो वो होता है जैसे a b c d, ये सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। ये फर्दर आप पढ़ेंगे जरूर और आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप मोटे-मोटे तौर पर याद करें वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इन वेरिएबल और कांस्टेंट्स के मिक्सचर से ही बनता है पॉलिनोमियल, यानी कि इनके मिक्सचर से क्या बनाई गई है, पॉलिनोमियल्स की कुछ इक्वेशंस बनाई गई हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल की इक्वेशंस वेरिएबल होते हैं, उसमें कांस्टेंट होते हैं, इतनी बात आपको अपने माइंड में रखनी है। तो किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं वो वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जो लीनियर रिप्रेजेंटेशन देते हैं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। लीनियर की बात पहले कर लेते हैं। जनरली इसमें बताया गया है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल लाइक 3x + 1, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये मेरे को तो पता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर, क्या मैंने बताया तभी आपको पता चलेगा? क्या सिर्फ यही लीनियर पॉलिनोमियल होता है? इसके अलावा भी बहुत सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी टर्म्स होंगी? तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल में अगर उस वेरिएबल की पावर, द हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो पावर है वो अगर 1 होती है तो उसे लीनियर बोलेंगे, 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और 3 होती है तो उसे क्यूबिक बोलेंगे। कितना आसान हो गया। देखिए यहां पर x की पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मानी जाएगी, और 1 है तो ये लीनियर है। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूं तो x² प्लस का 5x प्लस का 6, तो इसका मतलब x की पावर कितनी है, x की पावर 2। देखो यहां पर x की पावर 1 भी है, बट मैंने बोला है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ x, मैंने बोला है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ x। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ x की बात करते हैं, इसी को हम डिग्री ऑफ x भी बोलेंगे, डिग्री ऑफ x। हाईएस्ट पावर ऑफ x बोल लो या डिग्री ऑफ x बोल लो, एक ही बात है। हाईएस्ट पावर ऑफ x डिसाइड करता है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। यहां पर x की एक ही पावर है, यहां पर x की पावर 2 भी है और x की पावर 1 भी है, तो x की पावर 2 हाईएस्ट है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर बात करते हैं क्यूबिक की, तो एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, x³ प्लस का 2x² प्लस का x प्लस का 1। सपोज कर लेते हैं ये कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना, देखो x की पावर 3 है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये 3 एग्जांपल आपके सामने मैंने दे दिए, एक लीनियर का, एक क्वाड्रेटिक का, एक क्यूबिक का। इसी तरीके से 4 5 6 पावर्स भी होती हैं, बट क्योंकि मेनली इस चैप्टर में आपकी क्लास में, आपकी 10th क्लास के अंदर इन्हीं पर ही फोकस किया गया है, तो हम अभी इसी को समझेंगे। और इसमें से भी ये 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझनी है, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये 2 टर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनके दोनों के चैप्टर्स दे रखी है। चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, ये चैप्टर नंबर 4 में आगे मिलेगा फर्दर। ओके, अभी फिलहाल बात करते हैं क्या क्या पॉलिनोमियल नहीं होते, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। आप सभी को ध्यान रखना है, आज जो मैं आपको क्लास दे रहा हूं वो सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास दे रहा हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिनोमियल कैसे देखा जाता है, बस ये बता रहा हूं। इसको आप देखेंगे, समझेंगे, और जब आपको एक टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, जब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये इस तरीके से देखा जाता है, और 10th का स्टूडेंट जो इतना एबल हो जाएगा पॉलिनोमियल का पूरा सिनेरियो समझने में। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन है।
लेकिन एनसीईआरटी में भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपको। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, तो पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप एनसीईआरटी का फर्स्ट लेटर जो है आपके सामने पॉलिनोमियल्स के बाद लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, वहां से स्टार्ट करिए और पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़िए। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात लिखी है और वही एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। सिर्फ एक्सरसाइज से स्टार्ट नहीं करिएगा प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको एनसीईआरटी का होमवर्क मिलेगा, एनसीईआरटी पढ़ने का, यही आपका होमवर्क होगा। देन उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज के पास और फिर क्वेश्चंस करेंगे। आज हम क्वेश्चंस नहीं करने वाले, ठीक है। तो आपको समझ में आया, क्या समझ में आया? लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ x1, हाईएस्ट पावर ऑफ x2, हाईएस्ट पावर ऑफ x3। अच्छा, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बाद इन्होंने क्या बात करी है, यानी कि मैं आपको बता रहा हूं पूरा सिनेरियो पूरे चैप्टर में। आगे बात करिए, एक नई टर्म्स आ जाती है और वो बात करिए जीरोस की, जीरोस। अच्छा, इसमें क्या क्या पॉलिनोमियल नहीं होते? नॉट पॉलिनोमियल, ये भी जरूर समझना है। नॉट पॉलिनोमियल्स भी बताया गया है और इस पर भी क्वेश्चंस बन सकता है कि पॉलिनोमियल्स क्या क्या नहीं होते। तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, जैसे कि 1 अपॉन में x प्लस 1, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि ये फ्रैक्शन यानी कि रैशनल में दे रखा है। डिनोमिनेटर में x की पावर 1 जरूर है लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो ये पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं है। उसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन मैं बनाऊं 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये भी आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर। अगर ऊपर इस टर्म्स में दे रखा है तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे और ये पॉलिनोमियल का हिस्सा नहीं है। जैसे कि आपको दे रखा है रूट ऑफ x प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर क्या दे रखा है? रूट दे रखा है, यानी कि वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाता है तो वो भी पॉलिनोमियल का हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके की कुछ टर्म्स एनसीईआरटी में भी दे रखी है और एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, आप उसे देखिए और आपको समझ में आ जाना चाहिए नॉट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगली टर्म्स की बात करते हैं, तो बात करेंगे हम जीरोस की। जीरोस के बारे में समझना होगा, ये 9th में भी आप पढ़ के आ रहे हो, बट आप में से कुछ स्टूडेंट्स अगर 9th में आपने नहीं पढ़ा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूं जीरोस क्या होता है। देखिए, हमारे पास असंख्य संख्याएं होती हैं, यानी कि इंफिनिटिव नंबर्स। हम प्लस में बहुत सारे नंबर्स के बारे में जानते हैं, 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव में नंबर्स के बारे में जानते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये कभी भी इनका अंत नहीं होता, यानी कि नंबर्स हमारे पास करोड़ों अरबों खरबों बहुत नंबर्स हैं। उन सभी नंबर्स में से ऐसा नहीं है कि नंबर सिर्फ पूरी कंप्लीट संख्या है, इंटीजर्स है, ऐसा नहीं है। आपके फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, डेसिमल्स भी हो सकते हैं, पॉइंट्स में जीरो माइनस में भी हो सकते हैं और पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। यानी वो करोड़ों खरबों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या ढूंढिए और यहां रखिए, x की जगह पर रखिए, और अगर उस संख्या ने इसे जीरो बना दिया, पूरे को जीरो बना दिया, तो वो कहलाता है इसका जीरो। ओके, बात समझ में आती है? बहुत आसान है ये तो इसके मेथड होते हैं दो, मैं आपको दोनों मेथड एक एक करके बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है, मैं इस पर लेके चल रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, 3x प्लस 1 की बात कर रहा हूं, इसको दो मेथड से सॉल्व करने की बात कर रहा हूं। मैंने कहा सबसे पहला मेथड है जिसे मैं डायरेक्ट मेथड बोल सकता हूं, और दूसरा मेथड जिसे मैं इनडायरेक्ट मेथड बोलता हूं। ओके, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। एक मेथड जो कि आप हिट एंड ट्रायल से निकालते हो, आप आपकी जितनी भी बुद्धि क्षमता है, आप उस दक्षता के आधार पर, उस क्षमता के आधार पर आप क्या करते हो, डायरेक्ट मेथड से अपने जितना भी आपका एफिशिएंसी है उससे आप निकाल लेंगे। यानी कि कोई स्टूडेंट तो क्विकली निकाल लेगा और कोई स्टूडेंट थोड़ा स्लो, मतलब सोचने में टाइम लगाएगा और निकाल लेगा। तो ये तो मेथड हो गया आपके दिमाग पर, जो कि इसका बेस्ड ऑन योर माइंड, कि आपका माइंड कितना क्विक चलता है। समटाइम्स 2 मिनट में निकल सकता है और समटाइम्स 2 घंटे निकल जाएंगे, तब भी नहीं निकलेगा आंसर। ये मेथड अभी बताने वाला हूं। दूसरा मेथड ये है इनडायरेक्ट मेथड, इसे हम कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, सर्टेन रूल्स एंड सर्टेन रेगुलेशंस। इसके अकॉर्डिंग आपको सिखाया जाएगा, और आपके जो क्लास है 10th क्लास है, और उसमें जो क्या नाम है आपको सिखाया जा रहा है एनसीईआरटी में या फिर किसी भी आप बुक को रेफर करेंगे, तो उसमें रूल्स सिखाए जा रहे हैं। रूल्स क्यों सिखाए जा रहे हैं? क्योंकि इससे चाहे आप इंटेलिजेंट हो, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप बिलो द एवरेज स्टूडेंट हो, आप सभी जने को एक सर्टेन रूल बताया जाएगा और उस मेथड से आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
तो फाइंड क्या कर रहे हैं आप, फाइंड कर रहे हैं जीरोस, जीरोस निकालना चाह रहे हैं आप। तो आपको ये सीखना है, आपको पढ़ाई में ये दिया जाएगा और आपके जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इससे रिलेटेड आएंगे। तो समझ में आया, दो मेथड है, ठीक है। अब इसको कर भी लेते हैं, है कैसे मेथड, मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि 3x + 1 x की जगह रखने पर आंसर 0 आ जाए। सोचिए, मैंने अभी तो बताया ये आपकी बुद्धि क्षमता पर निर्भर करता है। तो सोचिए कौन सी ऐसी संख्या होगी। आप में से कई सारे स्टूडेंट अब तक सोच चुके होंगे कि सर x की जगह पर हम ये संख्या रख दें कि आंसर 0, पूरे का आंसर 0 आ जाए। लेकिन कुछ स्टूडेंट आप में से ही होंगे जो सोच नहीं पा रहे होंगे। रखने की कोशिश करिए, आप यहाँ पर 0 रख के देखिए, x की जगह पर आंसर 0 आएगा। आप यहाँ पर x की जगह पर 1 रख के देखिए, आप -1 रख के देखिए, आप अलग अलग संख्या रख के देखिए, तो आपको समय लग रहा है। ओके, तो समय लग रहा है तो इसका मतलब ये मेथड हमारा स्टैंडर्ड मेथड नहीं होगा, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड स्टैंडर्ड मेथड में नहीं काउंट किया जाता। ओके, तो फिलहाल यहां पर क्या करेंगे, हम x की जगह पर रख के देखते हैं। हम पुट करेंगे x की जगह पर, ऑफ कोर्स अब तक आप सोच चुके होंगे 1/-1/3, हमने x की जगह पर -1/3 रखा, आंसर आया 3 × -1/3 + 1, इससे कैंसिल हो गया, -1 + 1 आंसर 0। ये आपने 9th क्लास में किया है। देखो जीरोस मिल चुका है, यानी कि x की वैल्यू अगर -1/3 रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। बड़ा सिंपल था। आपने कहा सर ये तो हमें आसानी से आ गया। ऑफ कोर्स अब की बार जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उसमें हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, तो ये मेथड एप्लीकेबल है। लेकिन एक सिस्टमैटिक मेथड है जो 9th में बताया गया था। वो मेथड क्या है, वो मेथड ये है कि हमें किसी का भी जीरोस निकालना होता है, जीरोस इसका निकालना है, हम उसे इक्वल टू 0 रख देते हैं और मैथ्स की जो टर्म्स बचपन से हमें सिखाई जा रही है उन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिव का 1 है, राइट साइड में जाने के बाद नेगेटिव का 1 हो जाएगा, ये टर्म्स आपको पता होगी। ये मल्टीप्लाई में 3 कर रहा है तो डिवाइड में आने के बाद हो जाएगा -1/3, ये टर्म्स आपको पता होगी। सेम संख्या निकली कि नहीं निकली, देख लो। ये एक सर्टेन रूल है, एक पैटर्न है कि क्या होता है, ये हर किसी क्वेश्चन को करने के लिए एप्लीकेबल है और ये कुछ क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे और कुछ बड़ी कठिनाई से होंगे। दो मेथड है, हम कौन से मेथड को फॉलो करेंगे, इस मेथड को फॉलो करेंगे। लीनियर का आंसर आ गया, यानी कि मुझे जीरोस ढूंढने थे। तो एक बात मैं बता देता हूं, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 है तो उन करोड़ों अरबों संख्याओं में से सिर्फ एक ही ऐसी संख्या होगी जो यहां रखने के बाद इसे 0 कर दे। वो संख्या इस केस में -1/3 है, एक ही होगी। आप दूसरी संख्या नहीं ढूंढ सकते, कोई दूसरी संख्या हो ही नहीं सकती। तो बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो सिर्फ इकलौती एक संख्या होगी जो इसे 0 करेगी, दूसरी कोई संख्या नहीं होती। निकालने का मेथड, उसे 0 के इक्वल रख दो और आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उन लाखों करोड़ों अरबों संख्याओं में से दो ऐसी संख्याएं होंगी जो इसके जीरोस बनेंगे। वो दोनों सेम संख्या भी हो सकती है और वो दोनों अलग अलग संख्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन दो संख्याएं होंगी। इनके बारे में डिटेल नॉलेज हम लेंगे चैप्टर नंबर 4 में, लेकिन यहां पर भी तो सीखना चाहिए हमें। तो देखो, इसी को मैं दो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, हम बात करते हैं इसकी, तो यहां पर मैंने क्या कहा, दो संख्याएं, जैसे कि x² प्लस का 5x प्लस का 6 दे रखा है और मैंने कहा इसको दो मेथड से करते हैं। हालांकि अभी मैं सिखा रहा हूं क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो मैं आपको हर एस्पेक्ट से सोचने की कोशिश करूंगा कि भाई आप सोच पाए कि हर एस्पेक्ट से सोचें। ये नहीं कि सिर्फ इस तरीके से ही करते हैं, ऐसा नहीं है, आपको हर डायमेंशन आनी चाहिए। तो उसी के तहत मैं आपको दो मेथड बता रहा हूं और आपको समझना है इसे। यहां पर डायरेक्ट मेथड है एक और एक इनडायरेक्ट मेथड है। सिंपल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि एक तो सीधा तरीका है, बिल्कुल दिमाग में रखो और लगा दो। ये उंगलियों पे कर सकते हो, रख रख के देखो, कोई मेथड नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। और इनडायरेक्ट मेथड में एक सर्टेन रूल होता है, हर किसी को निकालने का एक सिस्टमैटिक वे होता है। यही मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसी को हम पढ़ते हैं। फिलहाल डायरेक्ट मेथड कर लेते, तो जरा सोचिए ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए x की जगह पर, ऐसी कौन सी संख्या x की जगह पर रखी जाए कि आंसर 0 आ जाए। और मैं एक बात आप सभी बच्चों को ये बात कह देता हूं यहां पर क्लियर, कि ये बात शुरुआत बहुत आसानी से हो रही है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट है अभी की क्लास में और फर्दर क्लास में जब आप अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे। ये जीरोस क्यों तलाशा जा रहा है, इसका आंसर है मेरे पास, बट अभी फिलहाल आपको सिखाया जा रहा है कि जीरोस आता कैसे। क्यों वाला आंसर हम बाद में देखेंगे कि क्यों तलाशा जाता है, ठीक
ठीक है ना। फर्दर क्लास में आप आते हो, मैथ्स देते हो, देन आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप उसको अपने दिमाग में नहीं रखेंगे सर हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, इसका जवाब है, लेकिन अभी आपको वो नहीं सिखाया जा रहा। अभी सिर्फ ये सिखाया जा रहा है जीरो निकलता कैसे है, ये सिर्फ अभी आपकी दौड़ है। तो जरा सोचिए, x की जगह पर कुछ बच्चों ने तो सोच लिया होगा क्या रखा जाए, क्या मैं 1 रख दूं, आंसर 0 आ जाएगा। क्या मैं 0 रख दूं, आंसर 0 आ जाएगा। क्या मैं -1 रखूं या कुछ और रखूं, तो कैसे पता चलेगा? मुझे तो इसका जवाब पता है, आपको कैसे पता चलेगा? पहले मैं अपना जवाब बता देता हूं। मैंने x की जगह पर अगर -2 रखा तो देखिए यहां पर -2 रख देते हैं, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस का 5 -2 प्लस का 6। -2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4, माइनस और प्लस माइनस, 5 2 10 प्लस का 6, 4 माइनस का 10 माइनस का 6 आएगा प्लस का 6, आंसर 0 प्लस और माइनस। देखो इन दोनों को मैंने घटाया है, बड़ी संख्या का निशान लिखा जाता है, घटाया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने रखा है x की वैल्यू -3 यहां रखेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू -3 एंड देन प्लस 6। सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस का 15 प्लस का 6, आंसर आएगा -6 प्लस 6, दिस इज 0। मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जब बात करते हैं और जब हम तलाश रहे हैं जीरोज, हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग हुआ है इससे पहले। तो स्टार्टिंग में आपको पहला टॉपिक सिखाया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। दूसरा टॉपिक आपको दिया जीरोज तलाशिए, जीरोज। तो जीरोज तलाशने के लिए जीरोज के बारे में बताया गया है जो इसे जीरो कर दे। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, जिसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे क्योंकि इसका आंसर तो मैंने निकाल दिया। अगर मैंने इसी में आंसर इसका पूछा होता 5x प्लस का 7, अब सोचिए इसका आंसर तो मुझसे भी नहीं निकलेगा, पहले मुझे एक एक करके वैल्यूज रखनी पड़ेगी तभी तो निकलेगा इसका आंसर। तो इसका मतलब डायरेक्ट मेथड फेल हो जाता है, हर जगह इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, बहुत समय लगा लेंगे तब भी इसका आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब हम जब डायरेक्ट मेथड फेल हो जाएगा तो किस मेथड के पास जाएंगे? हम इनडायरेक्ट मेथड के पास जाएंगे। इसमें से कोई भी चीज कॉपी मत करिए क्योंकि अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड एक सर्टेन पैरामीटर्स है, रूल्स है, और वो रूल आपने जरूर 9th क्लास में पढ़े होंगे, और अगर आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है तो अभी बता देता हूं, अभी पढ़ लीजिए। देखिए इसका रूल क्या है कि आपको 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करनी है। ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनकी गुणा करें तो 6 आए और जिनको जोड़ें तो 5 आए, प्लस करें दो संख्याओं को तो आंसर 5 आए। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये चीज ढूंढ ली होगी, वो संख्या 3 और 2 है, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 आएगा और 3 को जोड़ देंगे 2 में तो 5 आएगा। मेरे को संख्या मिल गई है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना कहते हैं इसे, यानी कि मिडिल टर्म ब्रेक भी कहते हैं कई जने। तो हम क्या करेंगे? पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 5 को ब्रेक कर देंगे 3 प्लस 2 में, उसके बाद x लिख दिया जाएगा प्लस का 6 लिख दिया जाएगा। अब इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर दी जाएगी तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6। आगे से कॉमन, पीछे से कॉमन, अलग अलग पेयर बन गए ना। यहां से कॉमन x आएगा तो x प्लस का 3, प्लस का यहां से कॉमन 2 आएगा तो x प्लस का 3, कॉमन का मतलब डिवाइड होता है। फिर दोनों सेम संख्या है तो x प्लस का 3 बाहर लिख लीजिए, हो जाएगा x प्लस का 2। अब इसको 0 के बराबर रख देना था, मैंने कहा था जो भी संख्या आती है उसे किसके बराबर रख देते हैं? इनडायरेक्ट मेथड में 0 के, तो ये मैंने 0 के बराबर रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3, और x प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। देखो ना, एक बार इसे इक्वल टू 0 रखा, एक बार इसे इक्वल टू 0 रखा। तो जो मैंने कहा आपको, जो हिट एंड ट्राई मेथड से निकालना कठिन हो गया था वो इस मेथड से निकालना आसान हो गया है, और यही आपको सिखाया जा रहा है। पॉलिनोमियल में कॉन्सेप्ट क्या है कि जीरोस को ढूंढिए। ओके, जीरोस को ढूंढना ये कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो 9th क्लास में जीरोस बता दिया गया था, अब उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, उसके आगे की कहानी बताइए। जीरोस का काम 9th क्लास में था, ये आप जानते हैं, आपने सीख लिया। इसी तरीके से क्यूबिक को भी सॉल्व करते हैं। 2 मेथड है, मैं नहीं करा रहा क्योंकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के तब करेंगे। इंट्रोडक्शन आपको पता लगा कि तलाश कर रहे हैं ऐसी संख्या जो इसे जीरो करे। लीनियर में सिर्फ एक ही संख्या होती है जो इसे जीरो करेगा। क्वाड्रेटिक के अंदर 2 अलग अलग संख्याएं हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, जो इसे जीरो कर दे, और क्यूबिक के अंदर 3 ऐसी संख्या होती हैं जो इसे जीरो कर दे। तो इसका मतलब जीरोस होने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाय क्वाड्रेटिक है, और आगे के फर्दर भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। ओके, बात समझ में आती है। ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगले कॉन्सेप्ट में क्या दिया है?
ओवरव्यू कर रहे हैं हम इस चैप्टर का। स्टार्टिंग में ही ओवरव्यू हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है ना, ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ना है। आगे अब जीरोस का भी ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। यानी कि ये जीरोस तो सर निकाल लिया, बट जीरोस ही क्यों निकाला, यानी कि हम हर संख्या को जीरो के बराबर क्यों करना चाहते हैं, हम ऐसी ही संख्या क्यों ढूंढना चाहते हैं जो इसे जीरो करे, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है। तो मैं आपको बता देता हूं, ज्योमेट्रिकल मतलब की शेप्स। ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है कि आप उसे शेप के वाइज देखते हो, शेप वाइज देखते हो, ओके। जियो का मतलब अर्थ होता है और मेट्रन का मतलब मेजरमेंट, यानी कि शेप को मेजर कर रहे हैं। तो यहां पर आप जब बात करते हैं शेप की, तो हर किसी की अपनी एक सर्टेन शेप होती है। यहां पर इस क्लास में आपको 10th क्लास के अंदर लीनियर की शेप सिखाई जा रही है, कैसे बनती है, और ये क्वाड्रेटिक के बारे में मैं बता दूंगा आपको। इसकी शेप के बारे में बात नहीं की जा रही है इस क्लास में, तो हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ इन दोनों की एक शेप लेंगे और उसके बिहाफ पर इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक दिया है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं लीनियर शेप की, यानी कि इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x+2 ले लेते हैं। चलो x+2, तो मैंने लिख दिया fx इज इक्वल टू x+2। fx कॉल्ड द फंक्शन, फंक्शन किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में। अगर x की रेस्पेक्ट में फंक्शन है तो हम उसे लिखेंगे fx इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को fx के बराबर रख देंगे। fx को मैं सपोज कर लेता हूं y, क्या सपोज कर लेता हूं, fx को मैं सपोज कर लेता हूं y, ये मैंने y सपोज कर लिया, तो ये हो गया x+2। और इसको अभी हम डिटेल करेंगे। मैंने कहा मैं किसको सिखा रहा हूं, मैं लीनियर सिखा रहा हूं। तो लीनियर कौन से चैप्टर में डिटेल करेंगे, इसको हम डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो वेट करिएगा, अभी जितना बता रहा हूं उतना समझिएगा। सबसे पहले हम इसका क्या बना देंगे, ग्राफ। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। x की जगह पर वैल्यू रखेंगे 0, y की जगह पर 2 आएगा। x की जगह पर वैल्यू रखेंगे 1 और 2, y की जगह पर 3 आ जाएगा। दो वैल्यूज मैंने रख दी, ओके। हम इसका ग्राफ बना लेंगे, ये बना लिया ग्राफ। जब हमने ग्राफ बनाया तो ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है। इसको हम चैप्टर नंबर 3 में और अच्छे से करेंगे, ध्यान रखना। ग्राफ है अपने में, लेकिन 9th में भी था इसलिए मैं बता रहा हूं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 यहां मिलेगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ये रहा 1 और ये रहा 3। आपने इस तरीके से एक क्या बना दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। सिंपल लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन आपने ड्रॉ कर दी। दो पॉइंट्स को मिलाया, इधर से बढ़ा दिया और इधर से बढ़ा दिया। इसको हम और डिटेल में करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, तो इतना टेंशन मत लेना, पैनिक मत होना कि सर ने तो बहुत जल्दी जल्दी करा दिया। मैं सिर्फ एक फॉर्मेट दे रहा हूं, एक ओवरव्यू दे रहा हूं जो कि इसमें दिया है। पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक सरफेस पर बताया है, ओके। सरफेस पर क्या बताया, ध्यान से समझना। सबसे पहले इसने कहा कि पॉलिनोमियल को 3 कैटेगरी में मेनली इन्होंने डिवाइड किया। लीनियर वो होता है जब हाईएस्ट पावर ऑफ x या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, नॉट ओनली द x, इसे y भी लिख सकता हूं, इसे मैं a भी लिख सकता हूं, व्हाटएवर वेरिएबल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, हाईएस्ट पूरे में हाईएस्ट पावर अगर 2 है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। और हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 3, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक, ओके। उसके बाद इसने नेक्स्ट टर्म दी कि हम इसको कैसे न्यूमेरिकली जीरोस तलाशते हैं। जीरोस, ऐसी कोई संख्या उस वेरिएबल की जगह पर रख दी जाए जो उसे जीरो कर दे, ये हमारा प्राइम टारगेट होता है। और उसको निकालने के मैंने 2 मेथड बताए। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड मैंने बताया है इनडायरेक्ट, जो हमारी मैथ्स में इस्तेमाल होने वाला है, जिसके लिए सर्टेन रूल्स होते हैं। वो रूल्स आपको टाइम टू टाइम बताए जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने क्वाड्रेटिक का जो रूल बताया था, मिडिल टर्म स्प्लिट, आपको नहीं आया होगा, किसी बच्चे को तो नहीं आया होगा, तो चैप्टर नंबर 4 में उसे कवर करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना, है ना। अब उसके बाद ये कह रहा है कि इसी जीरोस को ज्योमेट्रिकली कैसे समझते हैं। तो देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस, ये क्या दिख रही है, एक लाइन। ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काट रही है, तो आपका जवाब बिल्कुल क्लियर है सर, एक जगह पर काट रही है। तो इसका आंसर ये हुआ कि इस वाली इक्वेशन के हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोस होंगे। आप कहेंगे सर सिर्फ एक जीरो होगा जो कि एक्स एक्सिस को एक जगह पर काटता है। यानी कि अगर एक्स एक्सिस को ये इक्वेशन 2 जगह पर काटती, एक्स एक्सिस को 2 जगह पर काटती, तो 2 जीरोस होते, जो कि अभी इसमें होने वाले हैं, मैं इसको करके दिखाऊंगा। और इसी तरीके से अगर एक्स एक्सिस को 3 जगह पर काटती
तो वो 3 जीरोस होने वाले हैं। यानी कि 2.1 एक्सरसाइज में आपको ऑलरेडी इस टाइप का ग्राफ दे रखा होगा, सिर्फ आपको ढूंढना है कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट करता है। वो कट करने का मतलब कि जीरोस तलाश रहे हैं, कौन उसे जीरो करता है। ठीक है, बात समझ में आती है। तो अब ये जगह क्या है, यहां पर जो कट कर रहा है इस जगह को भी तो ढूंढना है। यहां पर क्या पॉइंट आएगा, पॉइंट कौन सा आएगा, तो पॉइंट ढूंढने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम है, इसे यानी कि x + 2 को इक्वल टू 0 रख दो। मैंने अभी तो बताया था आपको, यही मेथड तो हमें जानना है, डायरेक्ट मेथड से पता लग रहा है, बट यही मेथड तो हमें जानना है कि भाई इक्वल टू 0 रख के हमारा आंसर आ जाता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ढूंढिए, x की वैल्यू -2 आएगी, यानी कि यहां पर पॉइंट में x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या होगी सर, तो y की वैल्यू क्या थी जरा बताएंगे, y की वैल्यू थी x + 2, तो x की वैल्यू कितनी है -2, उठा के यहां रख देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 + 2। ऑफ कोर्स y की वैल्यू 0 ही आने वाली है हमेशा, क्योंकि x एक्सिस पर y = 0 होता है। तो आपने एक पॉइंट ले लिया -2 और 0, यानी कि -2 और 0 एक ऐसी जगह है जहां पर ये कर्व कट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं सर, अब देखिए ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब होता क्या है कि एक एक स्टेप आपको सिखाया जा रहा है डिटेल में, ओके, फिर उसके बाद आपको ये डिटेल करना नहीं है, आपके दिमाग में वो स्टेप्स आ जाना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब आपने ये चीज करेक्ट कर ली, लीनियर, जीरोस एंड देन ग्राफ करेक्ट कर लिया, ओके। अब हम इसको करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक संख्या है, एक fx एक फंक्शन है, और वो फंक्शन दे रखा है 3x + 1। नाउ मुझे पता लगा कि इसका एक क्या बनेगा, इसका एक लाइन बनेगी और वो लाइन x एक्सिस को कट करेगी। कहां पर करेगी देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, x की वैल्यू कितनी आएगी, जो इसे जीरो करेगा। डायरेक्ट मेथड से सोचो, अभी भी तो निकाला था, -1/3, x की वैल्यू क्या बताई थी, -1/3 से जीरो कर रहा है। तो देखो ये जीरो है, ये पॉजिटिव का x है, ये नेगेटिव का x है, इधर पॉजिटिव का 1 होगा, इधर नेगेटिव का 1 होगा। -1/3 यानी कि कितना हिस्सा, 0.33 ना, माइनस का 0.33, तो लेफ्ट में आएगा ना। तो यहां पर ये कर्व कट करेगा। ये मेरे दिमाग में आ गया बिना बनाए, आपको तो बना के दिखा रहा हूं, बिना बनाए मुझे पता लग गया कि इधर कट करेगा, ओके। उसके बाद अब इसका ग्राफ जब हम बना रहे होंगे तो देखेंगे तो इसका यही कट पॉइंट मिलेगा। जैसे कि अगर मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं, 0 रखने पर आंसर 1 आएगा और 1 रखने पर आंसर कितना आएगा, 4। तो 0 रखने पर आंसर 1 आएगा और 1 रखने के बाद आंसर आएगा 4, ये लगभग इस तरफ ऐसे। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा और मिलाने के बाद आगे बढ़ाऊंगा तो ये यहां ही काटेगा। ये मैंने रफ आइडिया दिया है, बट इसको देखते ही मुझे इसका ग्राफ और इसके ग्राफ पर एक्स एक्सिस कहां कट कर रहा है ये बात पता चल गई। अभी आप छोटी क्लास में हो तो उस क्लास के अकॉर्डिंग आपको सिस्टमैटिक वे से सिखाया जा रहा है। जैसे जैसे आप आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे, अलजेब्रा लेते हो, आप ग्रेजुएशन में जाते हो, मास्टर्स डिग्री करते हो, देन आपको इतना डिटेल नहीं पता होगा क्योंकि आप सीख क्या है। तो रीजन समझ में आ गया हम क्यों ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, एक बार क्वाड्रेटिक भी ले लेते हैं। इसके बारे में डिटेल 11th क्लास में इसका ग्राफ डिस्कस किया गया है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है इसका। लेकिन क्योंकि 10th क्लास में भी पैराबोला नाम इंट्रोड्यूस किया गया है, आप जब देखेंगे इंट्रोडक्शन में तो पैराबोला लिखा गया है, उसकी शेप भी बताई गई है, कर्वेचुअल शेप होती है, कर्व बनता है। तो इसी वजह से मैं इसका भी ग्राफ आपको बना के दिखाता हूं। ग्राफ बनाने का तरीका, प्रक्रिया वही रहेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे तो ग्राफ को एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ेंगे, यहां ब्रीफ कर रहे हैं, ओके। तो फिलहाल इस वाले को ना लेके मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, लाइक fx इज इक्वल टू x² और माइनस का 1। ये एक क्वेश्चन मैंने ले लिया अपनी मर्जी से। ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के अंदर पहचान x की पावर 2 होनी चाहिए, बस हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, हिंदी में बोलते हैं द्विघात। ठीक है, तो अभी फिलहाल बात करते हैं, हम अगर इसे y मान लें, लेट कर लें इसे y, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x² माइनस 1 एंड दिस इज xy। 0 पे -1, 1 पर 0। आप देख सकते हो वैल्यू रखी है, x की वैल्यू पहले 0 रखी, सॉल्व किया, -1 आया, फिर x की वैल्यू रखी मैंने 1, सॉल्व किया, आंसर 0 आया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो -1 आया, 1 रखा तो 0 आया, और अगर मैंने यहाँ पर माइनस का 1 रखा, माइनस का 1, तो देखो -1 का स्क्वायर -1, आंसर 0 ही होता है, सेम आंसर आएगा।
अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा, देखो 2 रखा, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, उसके बाद माइनस का 2 रखा तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3। यानी कि यहाँ क्वाड्रेटिक यानी द्विघात के लिए एक सबसे स्पेसिफिक टर्म है जो ज्योमेट्री में यूज होती है, जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज होती है कि आपको 2 संख्याएं रखनी है, आंसर सेम आएगा, 2 डिफरेंट संख्या, 1 प्लस 1 माइनस। तो यहाँ पर 0 पे -1 है, x बराबर 0, y बराबर -1 कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा। उसके बाद 1 पर 0 है, x बराबर 1, y बराबर 0। उसके बाद -1 पर 0 है, x बराबर -1, y बराबर 0, है ना। ये देख सकते हो आप कैसे बनेगा ग्राफ। जिसको ग्राफ में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कहा है पेशेंस रखें, वेट करें। अभी आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, लेकिन इसको तो लिटरली पढ़ाया जाएगा, कैसे आ रहे हैं पॉइंट्स तो समझ में आ जाए। अभी फिलहाल वो सेशन नहीं, अभी हम जीरोस तलाश रहे हैं, ग्राफ बनाना नहीं सीख रहे हैं। ओके, उसके बाद है आपके पास 2 पर वैल्यू 3, 1 2 3 ऐसे अंदाजे से ले रहा हूं, और 2 पर 3। तो मेरे को 1 पॉइंट ये मिला, 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 और मैंने इस पॉइंट को ऐसे कर्वेचर शेप में मिला देना है, कर्व शेप, और आगे बढ़ जाएगा। तो देखो एक्स एक्सिस को ये कितनी जगह पर कट कर रहा है। यस, आपको समझ में आ रहा है कि अगर वो क्वाड्रेटिक है तो एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग जगह पर कट कर रहा है, यानी कि इसके 2 जीरोस होंगे हमेशा। समझ में आती है बात। यानी कि अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 जगह पर कट करेगा, अगर लीनियर है तो 1 जगह पर कट करेगा। ये मैं 10th क्लास के बच्चों को बता रहा हूं जो सिंपल वे में जाते हैं। अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो आप बेटा स्किप करके फिर आगे जंप करके आप 11th में आ गए, इतना सोचेंगे नहीं। आपको जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में और बेस्ड ऑन एनसीईआरटी यानी कि 10th बेस पर जो क्वेश्चंस दिए, आप अपना डिस्कशन वहीं तक सीमित रखिएगा फिलहाल। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपकी जिज्ञासा बढ़ रही है कि सर ये होगा तो क्या करें, मेरे से पूछिए ना। आप अपना दिमाग मत खराब करिए, और ये नहीं करेंगे कि आप उसके चक्कर में ये मेन चीज को भी थोड़ा सा मतलब कम करें या भूल जाए। जैसे कि अगर मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके जीरोस ही नहीं होते क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर कट ही नहीं करेगा। अब आप कहोगे सर जी क्यों नहीं होते, तो मैंने बताया कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है 11th में चला जाता है। इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आएगी आयोटा, जो इसे 0 करेगा वो वैल्यू आयोटा होगी। आप सोच के भी देख सकते हैं, आप इसे इक्वल टू 0 करके भी देख सकते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूं तरीका। जैसे कि मैंने कहा कि इसके जीरोस तलाशने के लिए क्या करते हैं मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। 1 राइट साइड में जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और स्क्वायर जाएगा तो रूट बन जाएगा, और रूट के अंदर माइनस नहीं होता, इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या समझ में आया आपको, नॉट डिफाइंड। तो ये आपको समझ में आया कि ये जो कंडीशन यहां नॉट डिफाइंड है, इसे हम 11th में आयोटा बोलेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 5 है, तब आपको समझ में आएगा हाँ ये कॉन्सेप्ट आगे भी बढ़ रहा है और उसके बाद भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आपको जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उस पर ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट सिखाया जरूर गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उलझ जाओ उसमें। तो मोटे मोटे तौर पर आपको क्या सिखाया गया है, आपको सिखाया गया है कि लीनियर होगा तो वो उसका जीरोस 1 होगा। अब सोचो जीरोस क्या होता है सर, जीरोस होता है x की वो वैल्यू जो इस पूरी टर्म को 0 कर दे। सर इसको रिप्रेजेंट करेंगे अगर ज्योमेट्रिकली तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है x एक्सिस को वो एक जगह पर काटेगा तो उसका जीरोस 1 होगा। या फिर ये कह सकते हो जो x एक्सिस पर एक जगह काटेगा वो लीनियर बन गया अपने आप, जो x एक्सिस पर 2 जगह काटेगा वो बन गया क्वाड्रेटिक, और जो x एक्सिस को 3 जगह पर कट करेगा तो वो बन गया क्यूबिक। तो ये कंडीशन फर्दर आगे बढ़ती है। इस तरीके से जीरोस डिसाइड होते हैं। तो इसके कितने जीरोस होंगे 2, इसके कितने होंगे 3। इसी को पहली एक्सरसाइज के अंदर बताया गया। ठीक है, आपको जीरोस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, और वो कॉन्सेप्ट इसमें आया है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट्स। अब बताते हैं, देखिए इसको एक जनरल टर्म में हम बना लेते हैं। इसकी एक जनरल टर्म है हमारे पास, वो है ax प्लस b। इसकी एक जनरल टर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसकी एक जनरल टर्म है ax क्यूब प्लस bx प्लस c प्लस d। ओके, ना यहाँ पर समझना है और ध्यान से समझिएगा भी, कॉपी पर लिख भी सकते हैं। इस a को कहते हैं हम कांस्टेंट, इस b को कहते हैं हम कांस्टेंट। a भी कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट। इस x को बोलते हैं हम वेरिएबल। तो आपको ये बात समझ में आ गई। यहां पर a b c कांस्टेंट, x वेरिएबल। यहां पर a b c d कांस्टेंट, x वेरिएबल।
बात समझ में आती है, क्लियर भी हो जाती है। अब देखो ये है आपके पास x और ये क्या बोलेंगे, a को हम कैसे बोलेंगे, जैसे हर किसी का अपना नाम होता है ना, मेरा नाम भानु है, आप में से भी कई सारे बच्चों का कुछ अलग अलग नाम होगा, आपके परिवार में आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहनें हैं या फिर रिश्तेदार हैं, उन सबके अपने नाम होंगे। तो आप किसी भी व्यक्ति को ए ओ ई करके नहीं बुलाते हो, आप उसे नाम से बुलाते हो। अगर 4 लोग आपके सामने हैं जो आपकी तरफ फेस नहीं कर रखा जिन्होंने, अगर आप किसी एक को बुलाना चाहते हो तो उसका नाम लेंगे। तो यहां पर आगे 10th क्लास में अगला जो टॉपिक सिखाया है वो सिखाया है इनके नामकरण करे गए हैं, उसी नाम के बिहाफ पर आपसे बातें की जाएंगी। तो इसलिए मैं ये बात अभी बता देता हूं, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वही नाम बार बार आएंगे, आपको वो समझने। जैसे कि ये नाम क्या होगा, यहां पर होगा कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट इसे मैंने बोला था, इसे बोलते हैं चर, अचर इसे बोलते हैं चर, ठीक है ना। और ये है आपके पास कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, गुणांक मतलब गुणा करने वाला अंक, ओके, गुणांक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ x, तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं x का गुणांक, x का गुणांक। तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होगा जरा बताएंगे, x के साथ कौन सी संख्या गुणा कर रही है, a। और इस टर्म को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। मैं यही लिख देता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं साफ करके, क्लियर, ओके। ये तो हो गया आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ x, और ये है आपके पास कांस्टेंट। ये दोनों नाम याद रखने हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x a, लीनियर के अंदर कॉफिशिएंट ऑफ x a, और कांस्टेंट टर्म आपके पास b है। अगर मैं बात करता हूं क्वाड्रेटिक के अंदर, तो ये a कौन है, सिर्फ a की बात हो रही है, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बराबर a, कॉफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू b, और कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू c। बात बिल्कुल क्लियर है। यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब a, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा बेटा, सॉरी, और यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू c, और कांस्टेंट टर्म d। तो कॉफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म, ये बात समझ में आती है, ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की। यहां पर अगला जो टॉपिक दिया है वो दिया है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जो अभी बताया, एंड कॉफिशिएंट। तो इन दोनों के बीच का रिलेशंस भी इसने बताया है, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इस टर्म को समझेंगे। ये कॉफिशिएंट्स यानी कि ए बी सी, और जीरोस कौन होते हैं, जरा दोबारा से रिपीट करते हैं। जीरोस होते हैं x की जगह रखी जाने वाली वो संख्या जो इस पूरी टर्म को जीरो कर दे, x की जगह पर रखी जाने वाली वो संख्या जो इसको जीरो कर दे, उसमें और इस ए बी सी में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, आपको वो समझ में आएगा। वो रिलेशन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के अंदर बताया है, क्योंकि इसमें तो आपको रिलेशन को डायरेक्ट दिखता है, तो दिखाने की जरूरत नहीं होती, इसका कोई पैरामीटर नहीं होता है। तो यहाँ पर रूल्स होते हैं क्वाड्रेटिक के और क्यूबिक के, दोनों रूल्स बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और वो आपको जरूर सीखने, और ये 2 बार मिलेंगे, एक बार सेकंड चैप्टर में मिलेगा क्वाड्रेटिक और एक बार 4th चैप्टर में। उसके बाद आपको लास्ट में जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक है, वो है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर क्या बताया है, हालांकि 9th में भी इसकी शुरुआत हो गई थी, बट 10th में इसको मेनली समझाया गया है। आपको 2 पॉलिनोमियल्स दे रखे होंगे और उसको डिवाइड करके बताया गया होगा कैसे करना है। जैसे कि अगर मैं आपसे इसी के बारे में बात करूं तो x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 डिवाइड बाय 3x प्लस का 1, ऐसे डिवाइड करने को कहा गया है। तो आप इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये नीचे वाली संख्या बाहर लिखी जाएगी और ऊपर वाली संख्या अंदर लिखी जाएगी, और इसको डिवाइड करेंगे। और ये चैप्टर यहाँ पर इसे डिवाइड कैसे करेंगे यह हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, चैप्टर के बारे में क्या चीज फोकस की जा रही है। हालांकि पॉलिनोमियल के बारे में अगर मैं विद डेफिनेशन सिखाऊं तो बहुत कुछ होता है, लेकिन क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, अभी इतने डेप्थ में नहीं जाना, पहले इसके बिहेवियर को सीखिए, देन उसके बाद एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स का क्या इस्तेमाल है, कैसे होता है, धीरे धीरे क्लास वाइज क्लास आप सीखेंगे, एकदम से सब कुछ नहीं सीख जाएंगे। फिलहाल मैंने बताया, क्या क्या बताया रिकॉल करते हैं। पॉलिनोमियल जिसे हिंदी में बहुपद बोलते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक में डिवाइड किया गया है, ये आपका पहला टॉपिक है, एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन पढ़ना है।
उसके बाद इसके जीरोस तलाशे हैं, ये जीरोस, यानी कि लीनियर क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, क्वाड्रेटिक क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ 2, उसके बाद क्यूबिक क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x3, यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ x1, हाईएस्ट पावर ऑफ x2, हाईएस्ट पावर ऑफ x3। इनके जीरोस क्या होते हैं, x की जगह पर रखी जाने वाली वो संख्या है जो इसे जीरो कर दे, जीरोस तलाशते हैं। उसके बाद क्या पूछा था इसने, उसके बाद उन्हीं जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो उसके लिए पहली एक्सरसाइज दे रखी है जो एक्स एक्सिस को काट दे, जैसे कि एक ग्राफ है ऐसे, तो देखिए 1 2 3 एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट करता हुआ दिख रहा है आपको, 3 जगह पर कट करता हुआ दिख रहा है, इसीलिए ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और इसके जीरोस कितने हैं, 3 जीरोस हैं, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पहली एक्सरसाइज बाद फिनिश कर देते हैं। फिर उसके बाद इसने क्या पूछा है, फिर उसके बाद इसने कहा है कि आपको कोएफिशिएंट्स बताए जाएं, तो कोएफिशिएंट्स के अंदर ये नाम पता होने चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट, देखो अगर मैं आपको कहूं कोएफिशिएंट तो कई बच्चे सोचते हैं कि आगे लिखी जाने वाली संख्या, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने लिखा है 2x स्क्वायर और मैंने आपसे पूछा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 2। अगर मैंने दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा 2x स्क्वायर y और अब मैंने पूछा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 2 भी है और y भी है। ध्यान से समझना, 2 भी है और y भी है, यानी कि x स्क्वायर के साथ 2 भी गुणा कर रहा है और x स्क्वायर के साथ y भी गुणा कर रहा है। तो कोएफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है, ना कि ये होता है कि इसके आगे वाली संख्या, ये नहीं होता है। मतलब जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं उसे छोड़कर बाकी सारा ले लो, चाहे वो आगे लिखा हो चाहे वो पीछे लिखा हो, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट्स के बाद फिर इन्हें क्या पूछा है, इन्हें रिलेशनशिप पूछा है और इसके क्योंकि सर्टेन रूल होते हैं, वो रूल मैं बताऊंगा नहीं अभी, ये हम एक्सरसाइज में ही करेंगे। उसके बाद लास्ट में डिवीजन एल्गोरिथम पूछिए, इस टाइप से डिवाइड करने का एक प्रोसेस सिखाया गया एंड फिनिश दिस कंप्लीट चैप्टर। तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है मेरे स्टाइल में, मेरे तरीके से आपको कैसे पॉलिनोमियल समझना है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं और वो होमवर्क ये है कि आप एनसीईआरटी लीजिए, उसका इंट्रोडक्शन जो सेक्शन है उसको पढ़िए, लिटरली एक एक वर्ड उसका मीनिंग है उसे पढ़िए, जो नहीं आता है आप मुझसे पूछेंगे, यही आपका होमवर्क होगा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो हम अनसॉल्व एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 करने के बाद मैंने बताया था एनसीईआरटी एनफ नहीं है, तो जब हम इसको 2022 के पेपर को प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर कंप्लीट प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि आफ्टर 12th जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपको पॉलिनोमियल की सारी जानकारी होनी चाहिए, ऑल एस्पेक्ट्स जो आपके रिलेटेड टू 10th क्लास में है, 10th क्लास तक के सारे एस्पेक्ट्स। तो उसके हिसाब से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी कराऊंगा आफ्टर एनसीईआरटी, ठीक है गाइस। तो आज की क्लास फिनिश करते हैं, होप सो आप इसे जो मैंने होमवर्क दिया है वो करेंगे।